नमस्कार और स्वागत। मेरा नाम है ललित और आप जुड़ चुके हैं लीगल क्लिनिक बाय ललित के साथ। ह्यूमन राइट्स के टॉपिक में आज हम बात करेंगे यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स यानी ECHR के बारे में। आज हम जानेंगे कि क्या है हिस्ट्री EHR की, क्या राइट्स और फ्रीडम्स ECHR में दिए गए हैं, क्या प्रोटोकॉल्स मेंशन है ECHR में, प्रोटोकॉल्स होते क्या हैं, यूरोपियन कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और क्या फंक्शन परफॉर्म करता है यूरोपियन कमीशन। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो दोस्तों सबसे पहले बात कि आखिरकार यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आया कहां से। तो देखिए, जब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को डिक्लेयर किया गया फॉर प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट, उसके बाद ये जरूरत महसूस की गई कि रीजनल लेवल पे भी ऐसी बॉडीज को बनाया जाए जो ह्यूमन राइट को प्रमोट कर सके। अब रीजनल बॉडी को बनाने के लिए सबसे पहले जरूरत थी किसी एक रीजनल कांग्रेस की। तो सबसे पहले स्टैट्यूट ऑफ काउंसिल को एस्टेब्लिश किया गया बाय द कांग्रेस ऑफ यूरोप। इसके अंदर वो यूरोपियन नेबरहुड स्टेट थी, वो नेबर्स थे जिनके पास कॉमन हेरिटेज था, पॉलिटिकल ट्रेडिशंस थे, कॉमन आइडियल्स थे, फ्रीडम और रूल ऑफ लॉ लगभग सेम था। और इसी वजह से उन्होंने स्ट्रेस किया कि हम एक यूरोपियन यूनिटी को बनाएंगे, क्योंकि पड़ोसी देशों के पास मान्यताएं सेम थी, उनके कल्चर सेम थे, उनके ट्रेडिशंस भी लगभग सेम थे। तो उनके लिए इजी था कोई एक ऐसा कन्वेंशन बनाना जिससे उनके यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सबके राइट्स प्रोटेक्ट किए जा सके। तो इसी वजह से शुरुआत हुई यूरोपियन कन्वेंशन की। ये जितने भी देश आप ब्लू में देख रहे हैं ना, ये सारे देश बेसिकली ECHR का हिस्सा हैं। यूक्रेन, पोलैंड, रोमानिया, बल्गारिया, ग्रीनलैंड, जर्मनी, हंगरी, नॉर्वे, आइसलैंड, ये सारे देश यूरोपियन कमीशन का हिस्सा हैं। अब नेगोशिएशंस हुई और यूरोपियन कन्वेंशन को डेवलप किया गया और उसके बाद नवंबर 4, 1950 को ECHR का गठन हुआ। इसे कन्वेंशन को यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट यानी ECHR कहा जाता है। ECHR के कन्वेंशन के अंदर 59 आर्टिकल्स हैं एंड 16 प्रोटोकॉल्स हैं। आइए अब बात करते हैं राइट्स एंड फ्रीडम्स की जो ECHR में दिए गए हैं। ये सारे राइट्स एंड फ्रीडम्स हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा। आर्टिकल और प्रोटोकॉल नंबर मैंने इनके सामने लिख दिया है, जस्ट इन केस याद नहीं भी हो तो आप राइट्स को और फ्रीडम्स को याद कर लीजिएगा। ये सब सेम ही है जो जनरली ह्यूमन राइट्स में होते हैं। राइट टू लाइफ, फ्रीडम from torture, freedom from slavery, freedom for forced and compulsory labor, free to fair and public hearing, non-retroactive application of criminal law, right to have private and family life, home and correspondence, right to freedom of thought and conscience, right to freedom of expression, freedom of peaceful assembly, right to marry and to vow to have family, right to have effective remedy before a national tribunal, right for a peaceful enjoyment of his possession, right to education. अरे कहना क्या चाहते हो? एंड अबॉलिशन ऑफ डेथ पेनल्टी। आइए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो राइट्स और फ्रीडम्स मेंशन है ECHR में, उसी के संदर्भ में। तो सबसे पहले नोट कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे देश थे, जो आपने पिक्चर देखी उसके अंदर बहुत सारे देश थे जिन्होंने ECHR को साइन किया था। तो अब इन सब देशों में उनके अपने अपने कानून ECHR में जो भी राइट्स और फ्रीडम्स मेंशन है उसको सपोर्ट करें, उसके अगेंस्ट ना जाएं। इसी वजह से उन्होंने क्या किया, अपने नेशनल लॉ के अंदर इनको इनकॉर्पोरेट कर दिया। और इसी वजह से बहुत सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ECHR के राइट्स और फ्रीडम की भी एक झलक मिलती है। ये भी मेंशन किया गया कि किसी भी स्टेज में कुछ एक राइट्स को खत्म नहीं किया जाएगा। एज पर आर्टिकल 15 ऑफ द कन्वेंशन ये मेंशन किया गया कि राइट टू लाइफ, फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर और ह्यूमन ट्रीटमेंट, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी एंड सर्विट्यूड, नॉन रेट्रोएक्टिव एप्लीकेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ, ये वो राइट्स हैं और फ्रीडम्स हैं जिनको युद्ध के टाइम पे भी, इमरजेंसी के टाइम पे भी खत्म नहीं किया जाएगा। आइए अब बात करते हैं कि यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का आखिर गठन होता कैसे है, कैसे बना ये। कमिटी ऑफ मिनिस्टर ऑफ काउंसिल ऑफ यूरोप, ये बनाया गया कांग्रेस ऑफ यूरोप के द्वारा। इसमें यूरोप के चुने हुए देशों के प्रतिनिधि थे, रिप्रेजेंटेटिव्स थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने वोटिंग की और यूरोपियन कमीशन को सेटअप किया 1954 में। और इसी के तर्ज पे यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट सेटअप किया गया 1958 में। अब ये दोस्तों काम क्या करते थे, यूरोपियन
कमीशन सबसे पावरफुल बॉडी होती थी ECHR की। इनिशियली जब ये शुरू हुआ था, ये कंप्लेंट रिसीव करती थी थ्रू दी सेक्रेटरी जनरल, और ये स्क्रूटनी करते थे कंप्लेंट्स को, और कुछ एक कंप्लेंट्स को ही फॉरवर्ड करते थे यूरोपियन कोर्ट को, और बाकियों को ये खुद हैंडल करते थे। यूरोपियन कोर्ट क्या करता था? यूरोपियन कोर्ट वाज द जुडिशियल बॉडी ऑफ ECHR, और ये जो भी कंप्लेंट फॉरवर्ड होके आती थी थोड़ी बहुत, उन कंप्लेंट की सुनवाई करता था। इस कोर्ट को स्ट्रैसबर्ग कोर्ट भी कहा जाता था। अब कमिटी ऑफ मिनिस्टर ऑफ काउंसिल ऑफ यूरोप क्या करती थी? ये कमिटी बेसिकली चुनती थी इन मेंबर्स को। ये इंश्योर करती थी कि यूरोपियन कोर्ट द्वारा जो भी जजमेंट दिए गए हैं उनको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सके, और ये बेसिकली इन बॉडीज के बीच में और पूरे यूरोप के बीच में एक ब्रिज का काम करती थी। दोनों को मिलाती थी, दोनों के बीच में लाइजनिंग रखती थी ताकि कोई गलत मैसेज कन्वे ना हो। The members of the commission were elected by the minister of absolute majority from the votes from the list which is provided by the Bureau of Consultative Assembly। 6 साल के लिए चुने जाते थे ये लोग, हालांकि इनको अधिकार होता था कि ये दोबारा भी चुने जा सकते हैं। आइए अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ यूरोपियन कमीशन की। मेन फंक्शन ऑफ कमीशन जो था वो था कंप्लेंट रिसीव करना किसी भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के थ्रू, सेक्रेटरी जनरल के थ्रू। कमीशन पेटिशन रिसीव करती थी किसी भी पर्सन से, किसी भी NGO से, किसी भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से, जो ये कहते थे कि हम विक्टिम हैं वायलेशन का किसी भी यूरोपियन स्टेट के द्वारा। ये यूरोप के स्टेट्स के बाहर के स्टेट्स का कोई भी क्लेम एंटरटेन नहीं करती थी, क्योंकि ये कमीशन ही यूरोपियन कमीशन था। अब ये जो सिस्टम डेवलप किया गया था ये अपने आप में ही यूनिक था, क्योंकि इंडिविजुअल्स जो थे वो अपनी ही सरकार के खिलाफ पेटिशन लगाते थे यूरोपियन कमीशन में। इंडिविजुअल्स वो पेटिशन तभी लगा सकते थे जब उनके स्टेट ये डिक्लेयर कर दें दिस इंडिविजुअल इज कॉम्पिटेंट टू सबमिट द पेटिशन टू कमीशन। कोई भी एनोनिमस कंप्लेंट को डील नहीं किया जाता था। आपको अपनी आइडेंटिटी बतानी पड़ेगी, कंप्लेनेंट को बताना पड़ेगा कि वो कंप्लेंट क्यों कर रहा है, वो कौन है और किसके खिलाफ कंप्लेंट कर रहा है। और ऐसे मैटर्स में ही कंप्लेंट करना संभव होता था जब सारी डोमेस्टिक रेमेडी यानी उसके देश में हर तरीके से वो ट्राई कर चुका था, वो सारी एग्जॉस्ट हो चुकी थी और उसको न्याय नहीं मिला था, तभी वो कमीशन में अप्रोच कर सकता था। आइए अब बात करते हैं प्रोटोकॉल्स जो ECHR में मेंशन है। तो यूरोपियन कन्वेंशन के अंदर बेसिकली अभी तक 16 प्रोटोकॉल्स हैं। तो दोस्तों प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? जब यूरोपियन कमीशन को बनाया गया तो इसके अंदर कुछ एक आर्टिकल्स, उन आर्टिकल्स को टाइम टू टाइम उन राइट्स एंड फ्रीडम्स को जो मेंशन है, वो जो प्रोसीजर मेंशन है, उसे टाइम टू टाइम बदलने की जरूरत पड़ती है। कुछ नई चीजें ऐड होती हैं, कुछ पुरानी चीजें जो आउटडेटेड हो जाती हैं उनको हटाना पड़ता है। और जब उनको हटाना पड़ता है तो सभी देश पहले उस डॉक्यूमेंट को साइन करते हैं और फिर उसे इंप्लीमेंट किया जाता है। इन्हें कहा जाता है प्रोटोकॉल्स। यानी प्रोटोकॉल्स वो अमेंडमेंट्स हैं जो ओरिजिनल ECHR के अंदर लाई गई। टोटल 16 बार आज तक लाई जा चुकी हैं। प्रोटोकॉल नंबर 1, प्रोटोकॉल नंबर 2, प्रोटोकॉल नंबर 3, किस डेट को साइन हुआ, किस डेट को फोर्स में आया, ये सारी डिटेल मेंशन कर दी गई है। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन डेट्स अगर याद नहीं भी हो तो चलेगा। 2 प्रोटोकॉल्स को याद करना बहुत जरूरी है, विच इज प्रोटोकॉल नंबर 11 एंड प्रोटोकॉल नंबर 14। तो आइए अब इसकी डिटेल में बात कर लेते हैं। प्रोटोकॉल नंबर 11 की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसीलिए है क्योंकि इसने यूरोपियन कोर्ट के काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। पहले आपको कमीशन को अप्रोच करना पड़ता था और कमीशन स्क्रूटनी करके अगर लगता था कि उसे इस केस को, पर्टिकुलर मैटर को यूरोपियन कोर्ट को रेफर करना चाहिए, तभी वो मैटर को रेफर करते थे। बट प्रोटोकॉल नंबर 11 के बाद यूरोपियन कमीशन की उस पावर को खत्म कर दिया गया। अब कोई भी व्यक्ति डायरेक्टली यूरोपियन कोर्ट में अप्रोच कर सकता था और एक तरीके से परमानेंट कोर्ट को सेटल कर दिया गया। प्रोटोकॉल नंबर 11 ऑफ द यूरोपियन कन्वेंशन टोटली रीस्ट्रक्चरिंग कर दिया था कंट्रोलिंग मशीनिंग। ये कहता था कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी यानी कोई भी यूरोपियन कंट्री रेटिफिकेशन करती है तो ये जो प्रोटोकॉल नंबर 11 है ये 1 साल बाद फोर्स में आ जाएगा। इस पूरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लिया गया अक्टूबर 1997 में। जजेस को इलेक्ट कर लिया गया, मीटिंग्स हुई और जो भी ऑर्गेनाइजेशनल और प्रोसीजरल चेंजेस
चेंजेस करने थे फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कोर्ट वो कर लिए गए। नया यूरोपियन कोर्ट एक परमानेंट कोर्ट सेटल हुआ नवंबर 1, 1998 को। कोर्ट के पास ये पावर आ गई कि वो किसी भी कंप्लेंट को डायरेक्ट इंडिविजुअल एप्लीकेशंस को रिसीव कर सकता है, या तो किसी पर्सन के थ्रू, या किसी एनजीओ के थ्रू, या किसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के थ्रू जो अपने आप को ह्यूमन राइट्स वायलेशन का विक्टिम बता रहे हैं। कोर्ट किसी भी मैटर को डील कर सकता है जिस मैटर में सारी डोमेस्टिक रेमेडीज को एग्जॉस्ट ऑलरेडी कर लिया गया है। कोर्ट की जजमेंट जो थी वो फाइनल थी। कमिटी ऑफ मिनिस्टर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उन डायरेक्शंस को जो ऑर्डर कोर्ट ने दिया है उसको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सके। तो दोस्तों ये हो गया हमारा ECHR खत्म। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, सशक्त बनिए। जय हिंद, जय भारत।